उच्च शिक्षा राजस्थान के ज्ञान सुधा सक्सेस साथी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार, सह आचार्य भूगोल, राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू। सभी को नमस्कार। आज के वीडियो में हम भारत का भूगोल में जनसंख्या पे बात करेंगे। जनसंख्या से जुड़े हुए जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उनको हम क्रम से अलग अलग वीडियो में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत कौन कौन से विषय हैं जिनका अध्ययन हम नॉर्मली करते हैं, उनके बारे में यदि जानना चाहें तो आप देख सकते हैं कि जनसंख्या, उससे जुड़े हुए आंकड़े, जन्म, मृत्यु दर, वृद्धि, घनत्व, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत लिंग संगठन का अध्ययन हम करते हैं। इसके अंतर्गत आयु संरचना का अध्ययन हम करते हैं। आयु लिंग पिरामिड के बारे में जानते हैं। विस्तारित, स्थिर एवं ह्रासमान जनसंख्या का अध्ययन हम करते हैं। ग्रामीण व नगरीय संगठन का अध्ययन हम करते हैं। साक्षरता का अध्ययन करते हैं। धार्मिक जनसंख्या और व्यावसायिक संरचना, इन सभी विषयों का अध्ययन जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। जो सबसे पहले जनसंख्या भूगोल के विषय हैं वो जनसंख्या के वितरण और वृद्धि के बारे में है, तो उनका अध्ययन आज हम यहां करने वाले हैं। सबसे पहले जनसंख्या भूगोल है क्या? जनसंख्या भूगोल मानव भूगोल की एक विस्तृत शाखा है जिसके अंतर्गत जनसंख्या के विविध पक्षों जैसे जनसंख्या का वितरण, घनत्व, संगठन, प्रजनन क्षमता, प्रवास आदि का अध्ययन किया जाता है। एक निश्चित स्थान पर निवास करने वाले लोगों की जो कुल संख्या है उसे हम जनसंख्या कहते हैं। भारत में जनसंख्या का असमान स्थानिक वितरण है, जैसा कि अन्य स्थानों पे भी आप देखेंगे तो ऐसा ही मिलेगा, जो कि देश के भौतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा ऐतिहासिक कारकों के बीच घनिष्ठ संबंध प्रकट करता है। इन कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक स्थायी कृषि का उद्भव और कृषि विकास, मानव बस्ती के प्रतिरूप, परिवहन जाल तंत्र का विकास, औद्योगिकरण और नगरीकरण है। तो ऐसे बहुत से कारक होते हैं जो किसी भी स्थान या किसी भी प्रदेश की जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले जो मुख्य कारक हैं वो आप यहां देख सकते हैं। सबसे पहले धरातल। हम ये जानते हैं कि पृथ्वी के धरातल पर जब मनुष्य ने प्रवास करना शुरू किया तो मुख्य रूप से कृषि पर आधारित वह था। कृषि है, औद्योगिकरण है या अन्य जो आर्थिक क्रियाएं हैं मनुष्य की, उनका ज्यादा विकास समतल स्थानों पर होता रहा है। इसलिए हम देखते हैं कि जो समतल धरातल वाले क्षेत्र हैं वहां जनसंख्या का वितरण ज्यादा हमें देखने को मिलता है। चाहे वो किसी नदी घाटी के मैदानी भाग हो, गंगा का मैदान है वहां सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है, हम देखते हैं। मिस्र घाटी है, अन्य जितनी भी, मिसिसिपी घाटी है, ये कुछ उदाहरण हैं। इसके अलावा जो पूर्वी भाग है अमेरिका का, वहां पे समतल भूभाग है इसलिए वहां जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है। यूरोप का पश्चिमी भाग है, वहां जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है। तो धरातल जो है वो जनसंख्या किस प्रकार से वितरित होगी इसको प्रभावित करता है। इसके विपरीत आप देखेंगे कि जितने भी पर्वतीय क्षेत्र हैं, पठारीय क्षेत्र हैं, वहां जनसंख्या विरल रूप से मिलती है, कम पाई जाती है। दूसरा जो कारक है बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि मनुष्य की आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करता है, जलवायु। सभी आर्थिक क्रियाओं के विकास के लिए जलवायु का अपना महत्व है। हम ये देखते हैं कि बहुत ज्यादा उष्ण जलवायु और बहुत ज्यादा शीत जलवायु वाले जो क्षेत्र हैं वहां पर जनसंख्या कम पाई जाती है, और मध्यम जो जलवायु वाले भाग हैं वहां पे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है। उदाहरण के रूप में आप देखें तो जो मरुस्थलीय भाग है, क्योंकि वो उष्ण होते हैं, वहां गर्मी ज्यादा होती है, तो जितने भी मरुस्थल हैं विश्व के वहां पे कम जनसंख्या हमें देखने को मिलती है, चाहे वो सहारा मरुस्थल हो, चाहे थार मरुस्थल हो, अटाकामा हो। इसी प्रकार से जो शीत मरुस्थल हैं
या शीत प्रदेश हैं जिनमें गोबी डेजर्ट है या साइबेरिया का भाग है, वहां पे क्योंकि जलवायु जो है वो मनुष्य के लिए अनुकूल नहीं है, उसकी आर्थिक गतिविधियों के अनुसार नहीं है, इसलिए वहां पे भी जनसंख्या का वितरण कम हमें देखने को मिलता है। जल जो है वो मनुष्य के लिए बहुत ही आवश्यक है, तो जल की उपलब्धता जहां ज्यादा मिलेगी वहां जनसंख्या ज्यादा मिलती है, और जहां जल की मात्रा कम है वहां जनसंख्या का वितरण कम देखने को मिलता है। जितनी भी नदी घाटियां हैं, झील हैं, उनके आसपास हम देखेंगे कि अधिवास का निर्माण जल्दी होता है और वहां लोग जल्दी निवास करने लगते हैं। तो जल की उपलब्धता इस बात को प्रभावित करती है कि वहां जनसंख्या का वितरण किस प्रकार का होगा। इसके बाद मृदा है, मिट्टी जो है, क्योंकि मनुष्य की जो आर्थिक गतिविधियां हैं जिनके अंदर कृषि बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है, तो जिन स्थानों पे मृदा अच्छी है, उपजाऊ है, वहां पे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है। आप देख सकते हैं कि जावा जो द्वीप है वहां की जो घनत्व देखेंगे जनसंख्या का तो वो बहुत ज्यादा मिलेगा, क्योंकि वहां पे जो मृदा है वो वोल्केनिक मृदा है, बहुत ज्यादा उपजाऊ है, तो वहां लोग आसानी से अपनी आर्थिक क्रियाएं जैसे कृषि है वो करते हैं और वहां पे बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। तो मृदा का अपना महत्व है। खनिज संसाधन भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं, क्योंकि खनिज संसाधन का सीधा सा रिलेशन औद्योगिकरण से है, औद्योगिक विकास से है। तो जितने भी उद्योग हैं वो काफी ऐसे हैं जो खनिजों के निकट स्थित होते हैं, तो वहां निश्चित रूप से जनसंख्या हमें देखने को मिलती है। बहुत से ऐसे स्थान है विश्व के अंदर जो धरातलीय रूप से या जलवायु की दृष्टि से जनसंख्या के लिए उचित नहीं है, लेकिन क्योंकि वहां पे खनिज पाए जाते हैं इसलिए वहां जनसंख्या हमें देखने को मिलती है। इसके बहुत ही अच्छे उदाहरण आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया में पश्चिमी भाग में जो कुलगार्डी और कालगुल्ली हैं, वो क्योंकि वहां पे खनिज पाया जाता है वहां पे लोग रहते हैं। आप देखेंगे दक्षिणी अमेरिका में चुकीकामटा जो खनिज के लिए जाना जाता है, तो वहां पे भी लोग रहते हैं। इसी प्रकार से अफ्रीका का जो कटंगा प्रदेश है वहां खनिजों के कारण जनसंख्या का वितरण हमें देखने को मिलता है। तो खनिज संसाधनों की मौजूदगी जो है वो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है। यातायात के साधन, जहां यातायात के अच्छे साधन हैं, उचित साधन हैं, क्योंकि मनुष्य को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होती, वो उन स्थानों पे ज्यादा रहना चाहता है जहां आसानी से वो परिवहन कर सके, आ जा सके। इसलिए यातायात के अच्छे साधन जहां मिलते हैं, उचित साधन मिलते हैं, वहां जनसंख्या का वितरण हमें देखने को मिलता है। कृषि उत्पादकता, जहां की कृषि उत्पादकता ज्यादा है, मिस्र की घाटी है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा अन्य जो स्थान है जहां कृषि का उत्पादन ज्यादा होता है, हमारे उत्तरी भारतीय भागों में देख लीजिए, वहां कृषि का उत्पादन ज्यादा है, तो वहां पे जनसंख्या का वितरण ज्यादा हमें देखने को मिलता है। बहुत से सामाजिक कारक हैं जिसमें लोग अपने समाज के साथ रहना चाहते हैं या अपने कुटुंब के साथ रहना चाहते हैं, तो वो भी वितरण को प्रभावित करता है, जनसंख्या के वितरण को। कोई अपने धार्मिक स्थान के नजदीक रहना चाहता है तो वो भी एक कारक है कि जनसंख्या वहां वितरित होती है। इसके अलावा आर्थिक कारक हैं, जहां व्यक्ति को आर्थिक क्रियाएं उसकी आसानी से होती हों या जहां रोजगार की व्यवस्था व्यक्ति के लिए होगी, वहां जनसंख्या का ज्यादा वितरण हमें देखने को मिलता है, यानी घनत्व ज्यादा होगा जनसंख्या का। जो स्थान या जो प्रदेश आर्थिक रूप से कमजोर होगा वहां लोग कम रहना पसंद करते हैं, तो वहां जनसंख्या का वितरण कम देखने को मिलता है। और जो अंतिम बात है राजनीतिक जो कारक है वो बहुत प्रभावित करता है। हम देखते हैं कि रेफ्यूजीज का नाम हमने सुना है, तो ये जो रेफ्यूजी की समस्या है ये राजनीतिक कारक है जनसंख्या के वितरण का, कि बहुत से ऐसे देश होते हैं जहां की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो उथल पुथल होती है, शांत नहीं होती है, तो वहां से लोग दूसरे स्थान पे पलायन कर जाते हैं। तो ये एक राजनीतिक कारक है जो रेफ्यूजी जो समस्या है उसको जन्म देता है, लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे पलायन करने पे मजबूर करता है। तो राजनीतिक कारक जो हैं वो भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। ये वो महत्वपूर्ण सभी कारक हैं जो जनसंख्या को
या उसके वितरण को प्रभावित करते हैं। जो सबसे पहला एस्पेक्ट है जनसंख्या भूगोल में जिसे हमें अध्ययन करना चाहिए वो है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि से मतलब क्या है कि दो स्थानों, दो समय बिंदुओं, जैसे हमारे यहाँ पे जनगणना होती है तो दो समय बिंदु का मतलब हो गया 2001 से 2011। तो दो समय बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। इसे प्रतिशत के रूप में भी व्यक्त किया जाता है। इसे और विस्तार से समझना चाहें तो आप यहां देख सकते हैं कि जनसंख्या की वृद्धि समय के दो अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाली जनसंख्या में परिवर्तन को जनसंख्या की वृद्धि कहा जाता है। यहां उदाहरण दिया है कि भारत की जो जनसंख्या है वो 1991 में 84.6 करोड़ थी। 2001 में ये बढ़कर 102.7 करोड़ हो गई। तो 102.70 में से यदि 84.6 को घटाएं, क्योंकि वृद्धि हुई है यहां, तो ये आता है 18.07। यानी 1991 से 2001 में भारत की जनसंख्या में वृद्धि कितनी हुई? संख्या के रूप से आप देखें तो 18.07 करोड़। और इसे यदि प्रतिशत में व्यक्त करें हम, तो हम कहेंगे 18.07 बटा 84.6 इंटू 100। 100 से, क्योंकि प्रतिशत निकाल रहे हैं तो 100 से गुना करेंगे तो जो प्रतिशत आएगा वो होगा जनसंख्या की वृद्धि दर। यह जनसंख्या में परिवर्तन है जो प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। तो यह है जनसंख्या की वृद्धि। अब इसके बहुत से एस्पेक्ट्स हैं जिन्हें आधारभूत संकल्पनाएं कहते हैं जनसंख्या भूगोल की, जिसमें एक तो हो गया जनसंख्या की वृद्धि या जनसंख्या की वृद्धि दर। एक होता है जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि। प्राकृतिक वृद्धि से क्या मतलब? नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। किसी क्षेत्र विशेष में दो समय अंतरालों में जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि जो है वो प्राकृतिक वृद्धि नहीं होती है, उसमें एक और कारक है जो जुड़ता है जन्म और मृत्यु के अलावा, और वो है प्रवास। क्योंकि किसी स्थान की जनसंख्या में वृद्धि सिर्फ जन्म दर और मृत्यु दर के आधार पर नहीं होती है। बहुत से लोग हैं जो उस स्थान पे बाहर से आके रहने लगते हैं, वो भी जनसंख्या का पार्ट होते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो उस स्थान से दूसरे स्थान पे चले जा सकते हैं। तो ये बदलाव जो है वो जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। और लेकिन यदि हम जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि की बात करें तो उसमें सिर्फ और सिर्फ जन्म और मृत्यु दर को ही शामिल किया जाता है। तो इसलिए प्राकृतिक वृद्धि का मतलब है जन्म माइनस मृत्यु। कुल कितने जन्म हुए एक समय विशेष में, कुल कितनी मृत्युआं हुई, उनका जो डिफरेंस होगा वो प्राकृतिक वृद्धि होगा। और वास्तविक वृद्धि क्या होगी, जिसे हम जनसंख्या वृद्धि भी कहते हैं? यह वृद्धि तब होती है जब वास्तविक वृद्धि बराबर जन्म माइनस मृत्यु। ये तो हो ही गया प्राकृतिक, लेकिन इसमें और क्या शामिल हो गया? आने वाले लोग आप्रवास और जाने वाले लोग उत्प्रवास। तो ये जब शामिल हो जाते हैं तो फिर उसे हम वास्तविक वृद्धि या जनसंख्या की वृद्धि कहते हैं। यह जनसंख्या वृद्धि धनात्मक भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। धनात्मक कब होगी? यह तब होगी जब जन्म दर है मृत्यु दर से अधिक हो और ज्यादा लोग वहां रहने आ जाए, तो पॉजिटिव होगी। और ऋणात्मक कब होगी? दो समय अंतराल के बीच में जनसंख्या कम हो जाए, यानी जन्म दर कम हो और मृत्यु दर ज्यादा हो, यानी जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाए, अथवा लोग अन्य देशों में प्रवास के लिए चले जाएं, तो वो हो जाएगा, वहां की जनसंख्या घट जाएगी, तो उसको हम कहेंगे जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि। तो ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं और इसी आधार पे जनसंख्या के जो परिवर्तन होता है, जनसंख्या में परिवर्तन होता है, उसके तीन घटक होते हैं, एक जन्म, एक मृत्यु और एक प्रवास। अब जन्म दर क्या है? जिसे अशोधित जन्म दर कहते हैं, क्रूड बर्थ रेट। इसको हम प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त करते हैं।
इसकी गणना इस प्रकार की जाती है, ये इसका फॉर्मूला है, यह है क्रूड बर्थ रेट। किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म, कितने जन्म हुए उस वर्ष विशेष में, और किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य की जनसंख्या क्या है, और गुणा 1000, क्योंकि 1000 स्त्रियों पे ले रहे हैं हम इसको, 1000। तो ये है क्रूड बर्थ रेट या अशोधित जन्म दर। मृत्यु दर है, मृत्यु दर जनसंख्या परिवर्तन में सक्रिय भूमिका निभाती है। जनसंख्या वृद्धि केवल बढ़ती हुई जन्म दर से नहीं होती, अपितु घटती हुई मृत्यु दर से भी होती है। हम जानते हैं ये चीज, क्योंकि दोनों का डिफरेंस है। तो अशोधित मृत्यु दर किसी क्षेत्र में मृत्यु दर को मापने की एक सरल विधि है। अशोधित मृत्यु दर को किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। तो इसको क्या कहेंगे? क्रूड डेथ रेट। यह है किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या बटा उस वर्ष के मध्य में अनुमानित जनसंख्या गुणा 1000। तो यह है अशोधित मृत्यु दर। मोटे तौर पर मृत्यु दर किसी क्षेत्र की जनांकीय संरचना, सामाजिक उन्नति और आर्थिक विकास के स्तर द्वारा प्रभावित होती है। हम ये जानते हैं कि यदि विकसित क्षेत्र होगा, विकसित प्रदेश है, वहां की जो स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी होंगी तो वहां पे निश्चित रूप से मृत्यु दर कम होगी, और यदि ऐसा नहीं है तो मृत्यु दर ज्यादा होगी, जैसा हम देखते हैं। प्रवास जन्म मृत्यु के अतिरिक्त एक और घटक है जिससे जनसंख्या का आकार परिवर्तित होता है। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह स्थान जहां से लोग गमन करते हैं उसे उद्गम स्थान कहते हैं, और जहां वो जाते हैं उसे गंतव्य स्थान कहते हैं। ठीक है, दो प्रकार का हो गया, एक तो आने वाले अप्रवासी, प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं अप्रवास, और उत्प्रवास जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक हैं, यानी जनसंख्या में परिवर्तन किसके कारण हो रहा है, वो 3 घटक हैं, एक जन्म, एक मृत्यु और एक प्रवास। और उसी आधार पे जनसंख्या की वृद्धि होती है। वो वृद्धि सामान्य वृद्धि हो सकती है, प्राकृतिक वृद्धि हो सकती है, धनात्मक हो सकती है वृद्धि, और ऋणात्मक हो सकती है। हम ये जानते हैं कि भारत में 1911 से 1921 के बीच में जो वृद्धि हुई थी वो ऋणात्मक वृद्धि थी। पहला एक ही ऐसा मौका था जब हमारे यहाँ किसी भी दशक में माइनस में जनसंख्या वृद्धि हुई हो। वो कब हुई? 1911 से 1921 के दशक में। भारत में जो पहली जनगणना हुई वो वैसे तो 1872 में की गई थी, लेकिन नियमित रूप से जनगणना 1881 से शुरू की गई है। और हम जानते हैं कि लेटेस्ट जो जनगणना हमारी हुई वो 2011 में हुई थी, और अब जो होने वाली है, जो यदि ये स्थिति नहीं आती कोरोना की, तो ये अब शुरू हो चुकी होती, करीब करीब खत्म होने वाली होती, लेकिन 2021 की जनगणना है वो होनी है हमारे यहाँ पर। भारत में जनसंख्या वृद्धि को 4 प्रावस्थाओं में समझा जा सकता है। यानी जो 20वीं शताब्दी का पहला दशक था, 1901 की हम यदि बात करें, वहां से लेकर और 2011 तक का जो समय है उसको हम 4 अलग अलग स्टेजेस में बांट कर देख सकते हैं, क्योंकि उनकी अपनी विशेषताएं हैं। चारों अलग अलग स्टेजेस की जो पीरियड हैं उनकी अपनी विशेषताएं हैं। जैसे पहली जो प्रावस्था थी जिसे हम कहते हैं स्थिर जनसंख्या की अवधि, यानी पीरियड ऑफ स्टेगनेंट पॉपुलेशन। ये कौन सा समय था? पहले 2 दशक 1901 से लेकर 21 का जो दशक था वो भारत में स्थिर जनसंख्या की अवधि माना जाता है। इस दौरान जन्म दर भी ज्यादा थी और मृत्यु दर भी ज्यादा थी। इसे भारत में जनसांख्यिकीय परिवर्तन का पहला चरण माना जाता है। जनगणना वर्ष 1921 को जनसांख्यिकीय विभाजन का वर्ष कहा जाता है, क्योंकि 1911 से 1921 के बीच भारत की जनसंख्या में घटती हुई प्रवृत्ति देखने को मिलती है। तो ये जो समय था 1901 से 21 वाला, वो एक तरह से स्थिर जनसंख्या का समय था। जन्म दर भी ज्यादा है, मृत्यु दर भी ज्यादा है, तो इसलिए वहां जनसंख्या में बहुत ज्यादा वृद्धि देखने को नहीं मिली। दूसरी जो स्टेज थी वो है नियमित जनसंख्या वृद्धि की अवधि, पीरियड ऑफ स्टेडी ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ये था वर्ष 1921 से लेकर 51 के बीच का समय। इसे नियमित वृद्धि की अवधि कहा जाता है। इस अवधि में जन्म दर अधिक थी,
लेकिन महामारियों पर नियंत्रण लाए जाने के कारण मृत्यु दर में कमी आ गई। जन्म दर तो बढ़ती हुई थी, वो तो उतनी थी, लेकिन मृत्यु दर कम हो गई, स्वास्थ्य सेवाएं कुछ अच्छी हो गई। महामारियां जो 1920 के आसपास आई वो नहीं रही, तो इसके कारण मृत्यु दर कम हो गई, तो जनसंख्या में वृद्धि होने लगी। इस समयांतर में भारत की जनसंख्या लगभग 36 करोड़ हो गई थी, जिसे नियमित जनसंख्या वृद्धि कहा जा सकता है। तीसरी जो स्टेज है, जिसे हम तीव्र जनसंख्या वृद्धि की अवधि कहते हैं, 1951 से 81, ये 30 साल का समय था जब भारत की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी, जिसे जनसंख्या विस्फोट की स्थिति कहा गया। इस दौरान अभूतपूर्व जनसंख्या वृद्धियां की गई। आप देखिए कि 1951 में 36 करोड़ से जनसंख्या बढ़कर 30 साल में ही 68 करोड़ हो गई। इस 30 वर्षों में भारत की जनसंख्या 68 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई थी। इस जनसंख्या विस्फोट का जो मुख्य कारण था वो था तेजी से विकास हो रहा था, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हो रहा था, जिससे मृत्यु दर बिल्कुल कम हो रही थी और उसके कारण जनसंख्या में वृद्धि हो रही थी। और चौथी जो स्टेज है, जिसे हम घटती प्रवृत्ति के साथ अधिक जनसंख्या वृद्धि की अवधि कहते हैं। घटती प्रवृत्ति के साथ, प्रवृत्ति तो घट रही है लेकिन अधिक जनसंख्या वृद्धि है अभी भी। क्यों? क्योंकि हमारी जनसंख्या का जो आधार है वो ज्यादा हो चुका था। 1981 के दशक के बाद भारत की जनसंख्या वृद्धि में कमी आई, लेकिन जनसंख्या लगातार बढ़ती रही। प्रतिशत तो कम हो रहा है वृद्धि होने का, लेकिन क्योंकि आपके आधार जनसंख्या इतनी है तो निश्चित रूप से जनसंख्या में बढ़ोतरी तेजी से हो रही है। 1981 से 2011 के समयांतर में शिक्षा व जागरूकता का भरपूर प्रचार हुआ, जिसकी वजह से जन्म दर में तो कमी आई और जनसंख्या विस्फोट वाली स्थिति अब धीरे धीरे नहीं है। इस अवधि के दौरान अनेक जनसंख्या नियंत्रण की योजनाएं भी सरकार द्वारा चलाई गई। 2001 की 51.54% वृद्धि के बाद वर्तमान में यह जनसंख्या वृद्धि 17 के करीब रही है। ये देखिए ग्राफ के द्वारा आप देख सकते हैं कि जनसंख्या में लगातार वृद्धि हुई है। ये ग्राफ बिल्कुल ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन यहां जो ट्रेंड था वो अब यूं हो गया है। ये थोड़ा सा बदलाव 81 के बाद आपको देखने को मिलेगा और ये यूं ही जा रहा है, यूं जाएगा। इसका मतलब ये स्थिर जनसंख्या की तरफ भी हम बढ़ सकते हैं आगे जाके। ये प्रतिशत देखिए, ये यहां माइनस में हूं 21 के अंदर, पहली एक ही बार हुआ है। यहाँ 11, 14, 13, यहाँ भी क्योंकि पार्टीशन का समय था ये 51 का, भारत आजाद हुआ और पार्टीशन हुआ तो उसके कारण थोड़ा कम हुआ है। और आगे जाएंगे तो ये देखिए यहाँ के बाद ये प्रतिशत कम होता जा रहा है। ये देखिए 2011 का 17.67 बताया गया है। तो ये जनसंख्या की वृद्धि के जो भारत की स्थिति है उसके बारे में हमने बात की है। अब यहाँ पे स्थानीय रूप से यदि हम देखें कि जनसंख्या वृद्धि राज्यों में किस प्रकार से हुई, तो उसको थोड़ा हम देखें तो 2011 की जनगणना के अनुसार हम बात कर रहे हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? सबसे ज्यादा 2011 में जो जनसंख्या वृद्धि हुई वो ही मेघालय में 27.82% की दर से। उसके बाद आता है नंबर अरुणाचल प्रदेश, फिर बिहार, फिर जम्मू कश्मीर। ये इस प्रकार से है। इस प्रकार के बहुत से प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी। आप ये थोड़ा ध्यान रखें कि सबसे ज्यादा से नीचे की तरफ कौन से राज्य हैं। और यदि केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दादरा नगर हवेली है, वहां पे 55.50। ये राज्यों में तो 27 हाईएस्ट है, लेकिन यहाँ पे 55.50% की दर से जनसंख्या में वृद्धि हुई है। दमन एंड द्वीप में आप देखेंगे 53.54%। इन दोनों ही केंद्र शासित प्रदेशों में जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो ज्यादा है। और निम्न जनसंख्या वृद्धि वाले जो राज्य हैं उनमें आप देखिए सबसे पहले नंबर आता है नागालैंड, जहां माइनस में जनसंख्या वृद्धि हुई। आप देखेंगे 2001 में जो जनगणना हुई 2001 की, उसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा था? नागालैंड। और 10 साल बाद 2011 में जब जनगणना हुई तब ये माइनस में आ गया, सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य हो गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस बार की जनगणना का।
इसके बाद केरल 4.86%, गोवा, आंध्र प्रदेश, ये वो राज्य हैं जिनकी जनसंख्या वृद्धि कम है। केंद्र शासित प्रदेशों को आप देखें तो लक्षद्वीप है, उसकी जनसंख्या वृद्धि सबसे कम है, और फिर अंडमान निकोबार द्वीप की जनसंख्या वृद्धि सबसे कम है। तो इस प्रकार से ये कुछ आंकड़े हैं जिनका ध्यान हमें रखना चाहिए जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि से। हम इस वीडियो में बात करेंगे जनसंख्या, उसके वितरण व घनत्व के बारे में। हम सब जानते हैं कि भारत की जनसंख्या का जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है वो है असमान वितरण, यानी भारत में जनसंख्या कहीं ज्यादा केंद्रित है और कहीं कम पाई जाती है। एक तरफ भारत की जनसंख्या का केंद्रण कुछ विशेष क्षेत्रों में है, जैसे उच्च नगरीय क्षेत्र जहां अर्बनाइजेशन ज्यादा है या इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा है, औद्योगिक क्षेत्र हैं, उच्च कृषि उत्पादक वाले क्षेत्र, और दूसरी ओर निम्न जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं जहां जनसंख्या कम पाई जाती है, जैसे उच्च पर्वतीय क्षेत्र, शुष्क प्रदेश, वनीय क्षेत्र आदि। पहले भी हम ये बात कर चुके हैं कि जनसंख्या के वितरण को कुछ भौगोलिक कारक हैं वो प्रभावित करते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि जनसंख्या का वितरण व घनत्व जो है वो इन भौगोलिक कारकों से प्रभावित होता है। सबसे पहले वहां का उच्चावच, यानी वहां टेरेन कैसा है, धरातल कहाँ कैसा है। यदि हम ये जानते हैं कि समतल धरातल होगा, जैसा कि उत्तरी गंगा का मैदान है, तो वहां ज्यादा जनसंख्या हमें वितरित मिलेगी, और जहां पे पर्वतीय क्षेत्र होंगे, पठारी क्षेत्र होंगे, वहां पे जनसंख्या हमें कम देखने को मिलती है, चाहे वो उत्तरी पूर्वी भारत का भाग हो, चाहे वो हिमालय का भाग हो। दूसरा, जलवायु उचित जलवायु यदि कहीं पे पाई जाती है तो वहां जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसे स्थान पे निवास करना चाहते हैं जहां पे जलवायु रहने लायक हो, और उष्ण जलवायु और बहुत ज्यादा शीत जलवायु वाले जितने भी प्रदेश हैं वहां जनसंख्या कम हमें देखने को मिलती है। चाहे वो भारत के पश्चिमी भाग हो, थार का मरुस्थल है, तो उसमें हम देखेंगे कि उष्ण जलवायु है, तो वहां पे जनसंख्या कम पाई जाती है। मृदा क्योंकि हमारा आधार है आर्थिक क्रियाओं का, कृषि पर आधारित ज्यादातर लोग हमारे देश में रहते हैं, तो जिन स्थानों की कृषि मृदा उपजाऊ है, जहां मिट्टी उपजाऊ पाई जाती है, वहां कृषि का उत्पादन भी अच्छा होता है, और इसीलिए वहां ज्यादातर लोग निवास करते हैं। उत्तर भारत का जो गंगा का मैदान है वहां पे हम जानते हैं कि मृदा जो है वो उपजाऊ है, इसलिए वहां ज्यादातर जनसंख्या का केंद्रण हमें देखने को मिलता है। जल की उपलब्धता, जल एक महत्वपूर्ण आधार होता है आर्थिक क्रियाओं का, चाहे वो कृषि हो चाहे उद्योग हो, तो जिन स्थानों पर जल की उपलब्धता है, जल स्रोतों की उपलब्धता है, वहां पर ज्यादा जनसंख्या रहती है, और जहां कम है वहां पर जनसंख्या कम रहती है, यानी शुष्कता वाले स्थानों पर जनसंख्या हमें कम देखने को मिलेगी। खनिज संसाधन एक बड़ा रोल अदा करते हैं जनसंख्या के वितरण व घनत्व को प्रभावित करने में। जिन स्थानों पर खनिज पाए जाते हैं वहां पे ज्यादातर उद्योगों का भी विकास होता है, और इसलिए वहां पर लोग रहना पसंद करते हैं, क्योंकि रोजगार प्राप्त होता है वहां पे लोगों को। उद्योग उसी से जुड़ा हुआ है, जहां उद्योगों का ज्यादातर केंद्रण है वहां जनसंख्या भी ज्यादा हमें देखने को मिलती है। परिवहन यदि किसी स्थान का सही तरीके से विकसित है तो वहां लोग ज्यादा रहना चाहते हैं। परिवहन के साधन जहां आसानी से उपलब्ध होते हैं, आना जाना आसान होता है, उन स्थानों पर ज्यादा लोग रहना चाहते हैं। जहां अर्बनाइजेशन ज्यादा है, यानी नगरीयकरण अधिक है, जितने भी बड़े शहर हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मद्रास, उन स्थानों पर जनसंख्या का घनत्व यदि हम देखें तो वहां पे बहुत ज्यादा जनसंख्या घनत्व है। तो नगरीयकरण जो है वो एक भौगोलिक कारक है जो जनसंख्या के वितरण व घनत्व को प्रभावित करता है। तो ये सभी कारक हैं जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित नॉर्मली करते हैं। यदि भारत की 2011 की जनगणना को देखें तो हम जानते हैं कि भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ थी, और जिसका वितरण हमें असमान रूप से मिलता है। आप देखेंगे समान वितरण जनसंख्या का नहीं मिलता है। यदि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले राज्य हम देखें, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की है,
19.95 करोड़। महाराष्ट्र 2 नंबर पे आता है 11.23 करोड़। बिहार 3 नंबर पे आता है 10.38 करोड़। पश्चिमी बंगाल है वो चौथे नंबर पे आता है 9.13 करोड़। और फिर आंध्र प्रदेश का नंबर है, क्योंकि 2011 में तेलंगाना के साथ ही वहां जनगणना हुई है, तो तेलंगाना इसमें शामिल है। तो आप देखें, यदि क्रम की हम बात करें तो ये क्रम है राज्यों का जनसंख्या की दृष्टि से, कुल जनसंख्या की दृष्टि से। उत्तर प्रदेश सबसे पहले, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। इन 5 राज्यों की जो जनसंख्या है वो देश की आधी जनसंख्या के बराबर है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि 50% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन कहां रिजाइड करती है, कहां रहती है? इन 5 राज्यों में रहती है। देश की 1/4 जनसंख्या, 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, यानी 1/4 जनसंख्या देश की जो है वो 2 राज्यों में निवास करती है, एक उत्तर प्रदेश और एक महाराष्ट्र। यह जरूरी नहीं है कि अधिक क्षेत्रफल वाले जो राज्य हैं उनमें ज्यादा जनसंख्या हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि इस टेबल में आप देखेंगे तो इसमें क्षेत्रफल और जनसंख्या का कंपैरिजन किया हुआ है। जैसे आप देखेंगे कि राजस्थान है देश का सबसे बड़ा 1 नंबर क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य है, उसका क्षेत्रफल है 10.4, लेकिन जनसंख्या कुल की कितनी है? 5.67, 5.67। तो यानी क्षेत्रफल ज्यादा है, जनसंख्या कम है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश को आप देखेंगे, यहां पे 9.38 क्षेत्रफल है, जनसंख्या सिर्फ 6% है। लेकिन उत्तर प्रदेश को देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा प्रदेश है लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा है, कि यहां पे 7.33% क्षेत्रफल है, लेकिन जनसंख्या पूरे देश की जनसंख्या का 16.49, यानी 16.5% जनसंख्या अकेले उत्तर प्रदेश में निवास करती है। तो निश्चित रूप से यहाँ का घनत्व ज्यादा होगा, यहाँ ज्यादा लोग निवास करते हैं कम क्षेत्रफल में। बिहार है 9.86 क्षेत्रफल है और करीब करीब उतना ही प्रतिशत 9.29 वहां देश की जनसंख्या निवास करती है। तो उत्तर प्रदेश में देश के सबसे बड़े 2 राज्यों, देखिए उत्तर प्रदेश जो है उसमें देश के जो सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से जो 2 बड़े राज्य हैं, एक राजस्थान और दूसरा मध्य प्रदेश, उन दोनों की मिला के जो जनसंख्या है उससे भी ज्यादा जनसंख्या अकेले उत्तर प्रदेश में निवास करती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जनसंख्या को लेकर, वितरण को लेकर, इनका हमें ध्यान रखना है। फिर है जनसंख्या घनत्व क्या होता है? पॉपुलेशन डेंसिटी। जनसंख्या घनत्व को प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। यानी तो जनसंख्या घनत्व क्या हो गया? कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। तो देश की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? 1210.1 मिलियन, और इसमें हम भाग देंगे कुल क्षेत्रफल का 3.17, 3.17 मिलियन वर्ग किलोमीटर, क्योंकि प्रति इकाई क्षेत्र बोल रहा है। तो इसका मतलब इसका यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। हम ये जानते हैं कि ये 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार देश का घनत्व है 382। तो इस प्रकार से जनसंख्या घनत्व का हम कैलकुलेशन करते हैं। अब जनसंख्या घनत्व के क्षेत्रीय प्रतिरूप या अन्य जो तथ्य हैं उनके बारे में हम देखते हैं। घनत्व जो होता है धरातल पर जनसंख्या का जो स्थानिक वितरण है, उसका जो वितरण है के संबंध में अनुपात जो होगा किसी भी चीज का, जनसंख्या के संबंध में किसी भी चीज का जो अनुपात होगा उसे जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ये अलग अलग हो सकता है, अलग अलग से संबंध हो सकता है, इसलिए उसके अलग अलग परिभाषाएं होती हैं जनसंख्या घनत्व की। जैसे गणितीय जनसंख्या घनत्व क्या होता है? मैथमेटिकल पॉपुलेशन डेंसिटी। यह है जो हम सामान्य रूप से काम में लेते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी उसी को कहते हैं, प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या, जो हमने अभी देखा है, यह है गणितीय जनसंख्या घनत्व। आर्थिक या आंकिक घनत्व, यह समस्त आर्थिक संसाधनों की उत्पादन क्षमता देश के अंदर और जनसंख्या, इन दोनों का अनुपात जो होगा, रेशियो जो होगा, वो होगा आर्थिक या आंकिक घनत्व। कायिक घनत्व जिसे फिजियोलॉजिकल डेंसिटी भी कहते हैं, उसका मतलब है
किसी क्षेत्र की जनसंख्या यानी कुल जनसंख्या व उस क्षेत्र की कृषि योग्य भूमि, खेती करने लायक जो जमीन है, जो भूमि है, उनका अनुपात, उसको हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल डेंसिटी या कायिक घनत्व। फिर एक होता है कृषि घनत्व, एग्रीकल्चरल डेंसिटी। इसमें हम क्या करते हैं, प्रति वर्ग किलोमीटर कृषि योग्य जो भूमि है उस पर कृषक जनसंख्या का भार कितना है, यानी किसका अनुपात हुआ है, प्रति वर्ग किलोमीटर कृषि योग्य भूमि, कृषि करने लायक भूमि, और सिर्फ कृषक जनसंख्या। ऊपर वाले में कायिक में टोटल जनसंख्या है, लेकिन कृषि घनत्व में सिर्फ और सिर्फ वो लोग शामिल होंगे संख्या में जो कृषक हैं, एग्रीकल्चरिस्ट, कृषि करने वाले लोग। इन दोनों का यदि हम अनुपात निकालें तो उसे हम कहेंगे कृषि घनत्व। और एक होता है पोषण घनत्व, न्यूट्रिशनल डेंसिटी। क्योंकि ये हमारे न्यूट्रिशन से जुड़ी हुई है, इसलिए इसका जो रिलेशन है वो किस किस के बीच में होगा, किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या व उस प्रदेश की खाद्यान्न फसलों के क्षेत्रफल का अनुपात, कि कितना क्षेत्रफल ऐसा है जिसमें हम खाने के लिए फसलें उगाते हैं, उसका रिलेशन कुल जनसंख्या से हम देखें तो वो हो जाता है पोषण घनत्व, न्यूट्रिशनल डेंसिटी। क्योंकि न्यूट्रिशन से जुड़ा हुआ है, हमारे पोषण से जुड़ा हुआ है। तो पोषण किससे प्राप्त होता है, हमें खाने से, यानी फसलों से जो खाएंगे हम, तो इसलिए उनके साथ जो रिलेशन होगा वो पोषण घनत्व कहलाता है। अब आप देखिए, भारत की हम ये जानते हैं कि जनगणना वर्ष कौन कौन से हैं, हर 10 साल में हमारे यहाँ पे जनगणना होती है। तो 1901 से लेकर 2011 तक के जो जनगणना वर्ष हैं उनमें कितना कितना घनत्व भारत में हमें देखने को मिला, आप देखेंगे तो ये ट्रेंड हमें देखने को मिलेगा, और ये बढ़ता हुआ ट्रेंड है। इसमें कुल बदलाव जो है वो इसमें दिखाया गया है, और बाद में आप देखेंगे प्रतिशत बदलाव, टोटल परसेंटेज चेंज क्या हुआ। यहाँ देखेंगे 1921 में जो डेमोग्राफिक चेंज था उसमें जनसंख्या भी कम हुई और भारत में घनत्व भी कम हुआ, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन एक पॉइंट का फर्क यहां हमें देखने को मिल रहा है। प्रतिशत में देखेंगे तो माइनस में है, -1.2% कम हुआ है घनत्व 1911 के बजाय 1921 में। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो 1971 के अंदर आप देखेंगे कि सबसे बड़ा बदलाव आया, यानी बढ़ा है, 142 से 177 घनत्व हो गया, तो 24.6% का बदलाव हमें देखने को मिला है। और उसके बाद आप देखेंगे तो 1991 के बाद धीरे धीरे ये घनत्व कम होता जा रहा है, क्योंकि जनसंख्या भी अब धीरे धीरे स्थिर होने की तरफ से बढ़ रही है, इसलिए ये चेंज हमें देखने को मिलता है। 2011 में भारत का जो घनत्व था वो था 382, 11 में 325 था, तो ये बढ़ा है, 382 हो गया है। यदि हम जनसंख्या घनत्व को क्षेत्रीय रूप से देखें, अलग अलग देश के क्षेत्रों में हम इसका यदि आंकलन करें तो हम 4 भागों में इन क्षेत्रों को बांट सकते हैं, यानी राज्यों को बांट सकते हैं। एक सबसे पहले कम घनत्व वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो इनमें उन राज्यों को शामिल किया गया है जिनका घनत्व 100 व्यक्ति प्रति किलोमीटर से कम है, यानी 100 से कम है। तो आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम और अंडमान निकोबार जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है, ये सबसे कम घनत्व वाले क्षेत्र हैं। अरुणाचल प्रदेश देख लीजिए, ये जो बार है आप देखेंगे इसमें ग्रीन से जो हरा रंग है उससे हम ऑरेंज की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी जैसे जैसे रंग गहरा होता जाएगा वैसे वैसे घनत्व बढ़ता जा रहा है। तो ये वाला जो भाग है ग्रीन वाला, तो कौन कौन से भाग है देश के, ये एक तो ये वाले प्रदेश हैं, ये वाला भाग है, और ये बीच का भाग है। यहां जनसंख्या घनत्व कम हमें देखने को मिल रहा है। और आप देखिए भौगोलिक कारक हमने जब पढ़े थे तो हमने बताया था कि जहां रहने के लिए उचित पर्यावरण या स्थान या धरातल नहीं है वहां कम जनसंख्या मिलती है, और ये वो स्थान है, ये पूरा का पूरा पर्वतीय क्षेत्र है, ये भी पर्वतीय भाग है, और ये थोड़ा सा शुष्क भाग है, तो वहां जनसंख्या घनत्व कम हमें देखने को मिल रहा है। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम। तो 3 राज्यों की यदि हम बात करें तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों की यदि बात की जाए तो याद हमें रखना है, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश, फिर मिजोरम और फिर सिक्किम, और सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार। ये वाला जो भाग है ये ग्रीन है, आप देख सकते हैं नीचे तक, ये पूरा का पूरा। सामान्य घनत्व वाले क्षेत्र
यानी ये वो राज्य हैं जिनमें घनत्व 101 से 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो इसके अंदर नागालैंड, ये वही भाग है नागालैंड, थोड़ा सा और ग्रीन से थोड़ा हल्का ग्रीन हो गया है। फिर हिमाचल प्रदेश, ये देख लीजिए हिमाचल प्रदेश ये है। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर देख लीजिए। मणिपुर, यहां पे मणिपुर ये रहा 122। मेघालय 132। उत्तराखंड, उत्तराखंड 189। छत्तीसगढ़ भी उतना ही है 189। राजस्थान 201। मध्य प्रदेश 236। तो ये वो भाग हैं जहां घनत्व सामान्य घनत्व के क्षेत्र हैं, जहां 101 से 250 के बीच में हमें देखने को मिलता है। तीसरा, मध्यम घनत्व वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं? इस वर्ग में 251 से 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व वाले राज्य शामिल हैं, जिसमें ये वाला जो भाग होगा, ये जितने भी कलर दिख रहा है आपको, ये सारा का सारा हल्का ऑरेंज टाइप कलर है, इसको ये वाला भाग पूरा का पूरा, इसमें ज्यादातर में ये मध्यम घनत्व वाले भाग हैं, जिसमें उड़ीसा है, आपका गुजरात है, आपका आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, त्रिपुरा है, दिस इज त्रिपुरा, महाराष्ट्र आप देख लीजिए, गोवा, दिस इज गोवा, असम, दिस इज असम, और इसके अलावा झारखंड, दिस इज झारखंड। तो ये वो प्रदेश हैं। नॉर्मली देखेंगे तो उत्तर पूर्वी जो भाग है देश का, उत्तरी पूर्वी राज्य हैं, वहां पे कम घनत्व मिलता है, लेकिन दो राज्य देखिए, त्रिपुरा और असम, वहां पे ज्यादा घनत्व है। उसका शायद कारण ये रहा होगा कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पे स्थित है, और वहां माइग्रेशन जो है, जो प्रवास की स्थिति है, उत्प्रवास या आप्रवास, वो ज्यादा है, आप्रवास ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब। मेघालय में फिर भी कम है, वो भी बॉर्डर पे है, लेकिन उसका कारण शायद वहां की टोपोग्राफी है, वहां का जो धरातल है वो पर्वतीय है पूरी की पूरी तरह से, तो वहां आर्थिक क्रियाएं हैं वो इतनी ज्यादा संभव नहीं है, तो शायद ये कारण रहे होंगे कि ये जो भाग है ये मध्यम घनत्व में आते हैं। उच्च घनत्व वाले जो प्रदेश हैं, जो चौथा भाग है, उच्च घनत्व वाले प्रदेश, ये जितने भी आप देखेंगे, ये ऑरेंज कलर ज्यादा गहरा कलर है, ये वाला भाग है, और साउथ में ये दो, यहां पे उच्च घनत्व है। आप बिहार में देख लीजिए, सबसे ज्यादा घनत्व वाला राज्य है। पश्चिम बंगाल उससे कम घनत्व वाला राज्य है। केरल है, वहां का घनत्व भी ज्यादा है, और उत्तर प्रदेश का घनत्व भी ज्यादा है। ये चार राज्य हैं जिनका घनत्व सबसे ज्यादा है। बिहार 1 नंबर पे है, पश्चिम बंगाल 2 नंबर पे, केरल 3 नंबर पे, उत्तर प्रदेश 4 नंबर पे, और फिर हरियाणा है, तमिलनाडु है, पंजाब है। हरियाणा और पंजाब ये हैं, और तमिलनाडु ये है। तो ये वो भाग हैं जहां घनत्व ज्यादा पाया जाता है, ज्यादा लोग कम क्षेत्र में निवास करते हैं। यदि केंद्र शासित प्रदेशों के ऊपर नजर डालें, क्योंकि वो सारे के सारे नगरीयकृत क्षेत्र हैं, तो वहां ज्यादा घनत्व पाया जाता है। दिल्ली का घनत्व आप देखेंगे तो 11,297 है। फिर चंडीगढ़ का ज्यादा है, पुदुचेरी, दमन दीव, ये सभी अत्यधिक घनत्व वाले क्षेत्र हैं। ये दिल्ली देख लीजिए आप, तो यहाँ ज्यादा घनत्व हमें देखने को मिलता है। तो ये जनसंख्या के वितरण और घनत्व के बारे में हमने आज बात की है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इसे बड़े ध्यान से देखा। और क्योंकि ये जो जनसंख्या पर आधारित प्रश्न हैं, ये बहुत से प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं, तो आप इनको बड़े ध्यान से पढ़ें, देखें। थैंक यू।